स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स को स्टडी कर रहे थे। तो देखो वही मैंने बोला था कि जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं ना, तो हम वहाँ पे इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कि जो पहली कैटेगरी होती है वो क्या रहेगी जी, इस आर या क्या बोल सकते हो आप, इसे सी बोल सकते हो, और यहाँ पे क्या हो सकता है जी, आर हो सकते हैं। तो जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, वो क्या होती है जी, इस OH बॉन्ड के क्लीवेज से जो रिएक्शंस डिराइव होती हैं, हम उनको यहाँ पे स्टडी करते हैं। फिर मैंने क्या बोला था, दूसरी टाइप की रिएक्शंस कौन सी होंगी, जहाँ पे आपका क्या होगा जी, ये CO बॉन्ड क्लीव होगा, इनसे जो डिराइव्ड रिएक्शन होंगी उनको हम इस कैटेगरी में स्टडी करेंगे। और थर्ड कैटेगरी होगी जिसमें ये जो फंक्शनैलिटी है OH और इधर के जो अल्काइल ग्रुप हैं, ये दोनों ही क्या कर रहे होंगे जी, पार्टिसिपेट करेंगे। कुल मिला के आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा। लेकिन जो पहले की दो कैटेगरीज हैं, इसमें सिर्फ OH बॉन्ड क्या कर रहा होगा, पार्टिसिपेट कर रहा होगा, और यहाँ पे क्या कर रहा होगा जी, CO बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा होगा। इसमें हमने जितनी भी इससे रिलेटेड रिएक्शंस थी वो सारी कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने पढ़ा था एसिडिक नेचर, और एसिडिक नेचर के बाद हमने देखा था यहाँ पे रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे स्ट्रीफिकेशन देखी थी हमने यहाँ पे, और उसके डिटेल्ड रेट और किस तरीके से वहाँ पे RDS वेरी करते हैं और किस तरीके से वहाँ पे रेट वेरी करता है, ये सब कुछ हमने इसमें देखा हुआ था भाई। और लास्ट में हमने यहाँ पे देखा था रिएक्शन विथ एसिड हलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, एसिड हलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, इन दोनों के साथ भी हमने यहाँ पे रिएक्शंस देख ली थी। तो कुल मिला के हमने इसमें 4 कैटेगरी में रिएक्शंस को डिवाइड किया था, जो कि हमने स्टडी कर ली है। आज हम मूव करने वाले कैटेगरी 2 में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे जितनी भी आपकी रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स की, जो डिपेंड करती है इस CO बॉन्ड के क्लीवेज पे। तो देखो भाई, जब मैं CO बॉन्ड के क्लीवेज की बात कर रहा हूँ ना, तो कुल मिला के यहाँ पे हो क्या रहा होगा, आपका कुछ इस तरीके से आपका क्या रहा होगा, ये कार्बन रहा होगा जिसपे आपके 3 अल्काइल ग्रुप रहे होंगे, ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, और एक यहाँ पे क्या रही होगी, अल्कोहल फंक्शनैलिटी रही होगी। तो अगर मैं इस बॉन्ड के क्लीवेज की बात कर रहा हूँ ना, तो ये बॉन्ड क्या है, कुछ इस तरीके से निकल के जा रहा होगा। अगर ये निकल के जा रहा होगा तो यहाँ पे आइदर क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा, या क्या कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा होगा, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, इन situ कोई आपका न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा होगा, यहाँ पे अटैक कर रहा होगा। तो यहाँ पे किस तरीके से मैकेनिज्म जाएगी, अगर आपका कार्बोकेटाइन बनता है तो आपको पता है कि वो SN1 मैकेनिज्म होती है। अगर आपका क्या होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल के अटैक और यहाँ पे लिविंग ग्रुप दोनों एक साथ निकलते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू अगर आपकी रिएक्शन जा रही है, तो उन्हें SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम SN1 और SN2 पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड जो मैकेनिज्म है, जैसे कि यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी है वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो जी, हेलोजिनेशन आप करवाने के कई तरीके हैं। आप क्या यूज कर सकते हो, हेलो एसिड्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हेलो एसिड्स से मेरा मतलब क्या है, आप HCl HBr इन सब का यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, फॉस्फोरस के हेलाइड्स का यूज करके भी यहाँ पे हेलोजिनेशन कर सकते हो। उसके अलावा आप सल्फर के हेलाइड्स का यूज, जैसे कि थायोनिल क्लोराइड है, या SO2Cl2 है, या SOCl2 है, इस तरीके के हेलाइड्स का, या डायरेक्ट क्लोरीनेशन करके भी आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे हेलोजिनेशन करवा सकते हो अल्कोहल्स का। वहाँ पे OH रिमूव करके आप क्या कर सकते हो जी, यहाँ वहाँ पे एक हेलाइड ग्रुप ऐड कर सकते हो। तो आज हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हेलो एसिड से आप किस तरीके से यहाँ पे हेलो एसिड से रिएक्शंस विद हेलोजन एसिड, या इन्हीं को क्या बोल दोगे, हेलो एसिड्स। अब देखो जी यहाँ पे देखो, जब भी आप क्या करोगे, आपको मैं एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ, जब भी आप क्या करते हो, किसी भी अल्कोहल को क्या करते हो, किसी भी, ये आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्या होगा जी, आपका OH रहा होगा। अगर आप इसे क्या करते हो, ट्रीट करते हो किसी भी हेलो एसिड के साथ, जो कि HX हो सकता है, और X यहाँ पे Cl, जिसे हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, फिर HBr आप यूज कर सकते हो, और HIB यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जी, यहाँ पे होगा क्या ना, एसिड्स की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, ये क्या करते हैं जी, रिलीज H+ रिलीज कर रहे होंगे, तो यहाँ पे X- भी पक्का ही रिलीज कर रहे होंगे। तो देखो H+ रिलीज किया इन्होंने, तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, फर्स्ट स्टेप में इन्हें क्या करते हैं जी, पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके की इंटरमीडिएट आपकी जनरेट कर देंगे, OH एंड H।
और इस पे क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब आपको पता है कि कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए ना, और देखो ये यहाँ से जब निकलेगा तो एज अ वाटर मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह निकलेगा, और इस तरीके का ग्रुप क्या होते हैं भाई, काफी अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। अब देखो एक केस तो बन सकता है कि ये यहाँ से क्या हो जाए, डायरेक्ट लीव कर जाए, -H2O यहाँ से क्या हो जाए, डायरेक्ट लीव कर जाए, और कुछ इस तरीके का आपको क्या दे दे, कार्बोकैटायन दे दे, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है जी, ये यहाँ से लीव ना करे, इस पे क्या करे, हेलाइड आपका क्या करे, अटैक करे कुछ इस तरीके से सेंटर पे, और इसको क्या करे, बाहर कर दे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई दिखेगी, जिसमें वाटर आपका क्या हो रहा होगा, बाहर की ओर जा रहा होगा, ये आपका अंदर की ओर आ रहा होगा जो न्यूक्लियोफाइल है, और ये तीन ग्रुप एज इट इज यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना, इसकी ज्योमेट्री कैसी दिख रही है आपको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप की दिखेगी, लेकिन इन चीजों को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे भाई। तो देखो इन टोटल आपका हुआ क्या ना, जैसे ही ये क्या होगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा यहाँ पे, या ये अटैक हो रहा होगा, इन दोनों का जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वहां पे टोटल क्या हो गया, यहाँ पे आपने सब्सटीट्यूट कर दिया है किसे, इस OH को, इस OH को आपने सब्सटीट्यूट कर दिया है किससे, इस X माइनस से, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कुछ इस तरीके का आपको X। तो इन टोटल जहां पे पहले क्या था आपका OH ग्रुप था, अब वहां पे क्या आ गया आपका X ग्रुप आ गया है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है जी, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे OH को सब्सटीट्यूट कर दिया X से। अब देखो ये बाइमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन होंगे या यूनिमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन होंगे, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली रिएक्शन, जो कि है रिएक्शंस विद हेलो एसिड। अब देखो यहाँ पे मैं जब अल्कोहल को ट्रीट कर रहा हूँ ना हेलो एसिड्स के साथ, तो वहां पे मैंने आपको पूरी कहानी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब देखो जी यहाँ पे पहले एक बार ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि सबसे तेज, अगर मैं क्या करता हूँ, एक सेम सबस्ट्रेट लेता हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या ले रहा हूँ, एक सेम सबस्ट्रेट ले रहा हूँ कुछ इस तरीके का, आर आर आर, और इस पे मैंने क्या किया OH, और इस पे मैंने क्या किया HI का भी ट्रीटमेंट किया, HI का ट्रीटमेंट किया, और दूसरा क्या किया जी, यहाँ पे HBr का ट्रीटमेंट किया, और तीसरा क्या किया जी, मैंने HCl का ट्रीटमेंट किया। और ये क्या है, K1 स्पीड से, या इसका रेट कांस्टेंट मैंने कुछ K1 लिख दिया, ये K2 स्पीड से रिएक्ट किया, और ये K3 स्पीड से रिएक्ट किया। तो यहाँ पर रेट कैसे वेरी करते हैं, अब देखो जी यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड रेट होता है ना, K1 सबसे बड़ा होता है, K2 फिर आता है, और जो Cl का रेट कांस्टेंट होता है ना, वो सबसे छोटा होता है। अब देखो ऐसा होता क्यों है, एक बार ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट के ऑर्डर तो यहाँ पे मैंने लिख दिए, लेकिन ऐसा है क्यों, वाई, ये वाई समझना यहाँ पे क्या है जी, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस y को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है ना, यहाँ पे देखो आपका जो एसिडिक पार्ट है, तीनों में ही क्या है जी, H+ है, तो अगर तीनों में H+ कॉमन आ रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी तीनों में क्या रही होगी, एक जैसी रही होगी पक्का ही। तो जब कोई भी पार्ट कॉमन आ जाए ना, तो हम उससे चीजें कंक्लूड नहीं कर सकते। अब देखो तीनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे आपका अनायन क्या है जी, I- है, यहाँ पे आपका क्या है, Br- है, और यहाँ पे क्या है जी, Cl- है। देखो अब जैसे ही एक बार देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके की, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके की यहाँ पे स्टेट बन गई होगी OH2, क्योंकि तीनों ही केसेस में क्या होगा आपका, तीनों ही केसेस में क्या होगा आपका, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, क्योंकि तीनों ही क्या है H+ देने वाली स्पीसीज है। और देखो एक बार ये क्या बन गया, अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब देखो ये जो X है ना, एक्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, मैंने बोला था आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। अब इनमें से देखो कौन सबसे तेजी से अटैक कर सकता है, वही क्या करेगा जी, यहाँ पे रेट को डिसाइड करेगा। अब देखो आपका जो आयोडाइड आयन है ना, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है जी मैक्सिमम, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी मैक्सिमम क्यों है ना, जैसे ही इसको आपको समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फंडा आपको पता होना चाहिए। देखो भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रखने की टेंडेंसी। अगर किसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ना, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रखेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपने न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रखेगा। और अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये जी न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ इस तरीके से क्या है, इसके नजदीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और एक आप क्या
यहाँ पे कंसिडर करो, कुछ इस टाइप का बड़ा मॉलिक्यूल कंसिडर करो जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, फार है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन रहा होगा, यहाँ पे जो अट्रैक्शन रहा होगा वो कम रहा होगा। अगर यहाँ पे अट्रैक्शन कम रहा होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब क्या है, कम है। कम है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर है इनको न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक नहीं ला पा रहा। और अगर ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक नहीं ला पा रहा तो इसका मतलब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, अटैक क्या कर पाएंगे, आसानी से अटैक कर पाएंगे बगल वाले कार्बोकैटायन पे। लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो खुद के न्यूक्लियस पे चिपके हुए हैं, तो इसका न्यूक्लियस इसे क्या उतनी आज़ादी नहीं देगा या उतनी छूट नहीं देगा कि ये जाके क्या कर पाए, बगल वाले कार्बोकैटायन पे या बगल वाले पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर पाए। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। और जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है वहां से क्या होता है जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी बढ़ती आती है। तो इन टोटल मैं बोल सकता हूँ यहाँ से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या रहेगी जी आपकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी के। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि डाउन द ग्रुप क्या होती है अपनी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्या है जी, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक है। और ये क्या है जी, ये जो आपका क्लोराइड आयन है ये क्या है यहाँ पे, लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक है। कैसा है जी, लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक, लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक। तो इसीलिए इसके जो अटैक करने के रेट है वो क्या है जी, सबसे कम है। और इसके क्या है, आयोडाइड के क्या है जी, सबसे मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना वो क्या है जी, मिनिमम है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने न्यूक्लियस के नजदीक रखने की टेंडेंसी। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने नजदीक नहीं रख पा रहा है तो पक्का ही इसके इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, बाहर की ओर मुंह मारेंगे। और बाहर क्या करेंगे भाई, बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है ना उस पर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। अब आप समझिए होगे यार, ठीक है। अब ये ट्रेंड आप समझिए होगे कि आपका जो एसिड्स का ट्रेंड है वो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है। ये जो ओवरऑल ट्रेंड आया किसके बेसिस पे आया, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पे आया। किसके बेसिस पे आया जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पे आया। ओके अब देखो यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ आयोडाइड इज मोर देन ब्रोमाइड एंड इज मोर देन क्लोराइड आयन। ठीक है, तो देखो आयोडाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, मैक्सिमम है। और फिर किसकी है, ब्रोमाइड की। और फिर क्या है, क्लोराइड की लीस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी है। लीस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब लीस्ट इसके क्या है, रेट है अटैक करने के। अब देखो ये तो हमने किसकी बात कर ली, आपके हेलो एसिड्स की बात कर ली, इन 3 हेलो एसिड्स की। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने क्या किया जी, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स में अगर आप बात करते हो तो देखो हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, अगर यहाँ पे SN1 रिएक्शन होती है, अगर आपकी SN1 रिएक्शन होती है तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या होगा। अब देखो जी आपने कुछ इस तरीके से एक क्या ले लिया यहाँ पे CH2 CH3 OH, ये क्या है जी आपका प्राइमरी अल्कोहल है, एक बार देखिए। और यहाँ पे दूसरा आपने क्या ले लिया, CH2 CH, यहाँ पे आपने CH ले लिया। और यहाँ पे क्या ले लिया जी, CH3 ले लिया। और यहाँ पे क्या ले लिया, OH ले लिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सेंटर कैसा है, यहाँ पे सेकेंडरी सेंटर है। ये क्या है जी आपका सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे जनरेट कर लिया आपने। अब देखिए जी जो थर्ड वाला है ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से CH3 और CH3 टर्ट ब्यूटेनॉल आपने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए जी ये सेंटर कैसा रहा आपका, टर्सरी सेंटर है ये। ठीक है, ये सेंटर कैसा आपका, टर्सरी सेंटर है। अब देखो हमने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा आपका H+ क्या करेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अटैक करेगा। H+ पे आपका ये लोन पेयर जो होगा अल्कोहल का, ये क्या करेगा, अटैक करेगा। और तीनों ही केसेस में क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉमन एसिड, जैसे मैंने क्या ले लिया जी, HCl ले लिया। ठीक है, तो ये H+ तीनों ही केसेस में कहाँ से आ रहा है आपका, HCl से आ रहा है। और तीनों ही केसेस में पहला स्टेप क्या होगा जी, प्रोटोनेशन का होगा कुछ इस तरीके से। अब देखो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो गया आपका OH और यहाँ पे क्या आ गया जी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके अब देखो यहाँ पे देखो CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका OH2 पॉजिटिव आ गया। और तीसरे केस में क्या आ जाएगा, CH3 CH3 OH2 प्लस आ गया।
ठीक है, तो तीनों ही केसेस में आपके क्या हो गए, अच्छे लीविंग ग्रुप यहाँ पे बन गए। अब देखो यहां से जो अगला स्टेप होगा ना, देखो इसका जो मेन स्टेप होता है आरडीएस, वो यही होता है। SN1 रिएक्शंस का आरडीएस क्या होता है जी, यही होता है। ठीक है, SN1 रिएक्शंस का आरडीएस क्या होगा, SN1 रिएक्शंस का आरडीएस होता है ये मतलब यहाँ पे से जो लिविंग ग्रुप आपका निकल रहा है ये होता है आरडीएस। और यहाँ पे से देखो जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा ना CH2 CH3 प्लस, ओके। और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा बन रहा है, ये जब निकल जाएगा आपका तो कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से CH3 CH3 और यहाँ पे H, और इस पे क्या आ गया जी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो इसके नेक्स्ट सेंटर पे देखो ये यहां से निकलेगा तो आपका कार्बोकेटाइन क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से CH3 CH3 CH3। तो देखो इन तीनों केसेस में सबसे तेजी से बनने वाला कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, सबसे तेजी से कौन बनेगा, देखो ये कैसा कार्बोकेटाइन है, इसको सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप आपका स्टेबिलाईज कर रहा है प्लस आई के थ्रू। और यहाँ पे देखो जी इस सेंटर को कितने अल्काइल ग्रुप आपके स्टेबिलाईज कर रहे हैं, 2 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे स्टेबिलाईज कर रहे हैं, और इसको 3 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्लस आई के थ्रू क्या कर रहे हैं, और प्लस आई ही नहीं प्लस पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ये आपको पक्का ही GOC में पढ़ा दिया गया होगा कि पॉजिटिव आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है जिनका हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, और क्या लग रहा है जी यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी साथ में लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी साथ में लग रहा है 3 मिथाइल ग्रुप का, 3 मिथाइल ग्रुप्स का। यहाँ पे देखो सिर्फ 6 आपके अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, और 2 मिथाइल ग्रुप्स का यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन का क्या है जी, हाइपर कॉन्जुगेशन है, और 1 मिथाइल ग्रुप का आपका क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो ये जो आपका टर्सरी यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना ना, वो क्या है जी, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी क्या हो रहा है, स्टेबिलाईज हो रहा है, और प्लस आई इफेक्ट से भी स्टेबिलाईज हो रहा है। तो अगर ये मोस्ट स्टेबल है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोस्ट स्टेबल, और ये इन तीनों में ये क्या है जी, लीस्ट स्टेबल है। कैसा है, लीस्ट स्टेबल है। अब आप ही मुझसे बोलिए यार कौन से वाला ज्यादा तेजी से बनेगा, जो मोर स्टेबल बन रहा है या जो लेस स्टेबल बन रहा है। अब आप पक्का ही मुझसे बोलोगे जो मोर स्टेबल बन रहा है ना, वो बहुत तेजी से बनना क्या होगा, पसंद करेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे फास्टेस्ट होगी रिएक्शन, और ये क्या होगी जी, स्लोएस्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, स्लोवेस्ट रिएक्शन है। अब देखो तो यही ऑर्डर तो हमने वहां पे लिखा था कि आपके जो टर्सरी वाले अल्काइल टर्सरी वाले जो आपके अल्कोहल होंगे वो सबसे तेजी से क्या देंगे, यहाँ पे अल्काइल हलाइड दे देंगे, उसके बाद सेकेंडरी वाले रिएक्ट करेंगे और प्राइमरी वाले लीस्ट रिएक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जनरेट होने वाले कार्बोकेटाइन है वो क्या है जी, लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल है इसका मतलब इनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा ना, वो भी क्या रहा होगा जी, लीस्ट रहा होगा। अब आप समझिए होंगे। तो यही ऑर्डर तो मैंने यहाँ पे अल्कोहल्स के लिए भी लिखा था, एक बार देखेंगे यार, यही ऑर्डर तो हमने यहाँ पे भी लिखा था, यहाँ पे भी तो हमने यही ऑर्डर लिखा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन दीज रिएक्शन इज टर्सरी का सबसे ज्यादा और प्राइमरी का सबसे कम। और ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो जनरेट होने वाले कार्बोकेटाइन थे ना, वो मोस्ट स्टेबल थे टर्सरी में और लीस्ट स्टेबल थे आपके प्राइमरी अल्कोहल्स में। अब देखो जी यहाँ पे कमाल की रिएक्शन है कि यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम एसिड्स के साथ ये रिएक्शन जनरली क्या होती है, उतनी फास्ट हो नहीं पाती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्सरी के साथ तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही होती है और बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ ये रिएक्शन स्लो होती है, स्लो होती है। यही तो हमने पढ़ा है कि टर्सरी के साथ तो ये रिएक्शन क्या है, फास्ट है, लेकिन सेकेंडरी और प्राइमरी के साथ ये रिएक्शन क्या है जी, स्लो है। अब देखो स्लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो जनरेट होने वाले इंटरमीडिएट थे ना, यहाँ पे जो जनरेट होने वाले इंटरमीडिएट है ये वाला और ये वाला, ये तो लीस्ट स्टेबल है और ये भी ज्यादा स्टेबल नहीं है। ये तो इसकी तो बात ही कुछ और है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसको तो किसी भी तरीके की कैटालिसिस की जरूरत नहीं है, इसको किसी भी तरीके की कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट जनरेट हो रहे हैं ना, उनमें उतना दमखम नहीं है और इसीलिए यहाँ पे इनको डिराइव करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है जी, कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 लिया गया है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से अगर आपको करस्पॉन्डिंग हलाइड बनाने हैं ना, और करस्पॉन्डिंग हलाइड वो भी किसके, जो आपने करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्लोरो डेरिवेटिव बनाने,
यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड बनाने, करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड बनाने विद द हेल्प ऑफ ZnCl2। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को जब आप ZnCl2 के साथ हीट करते हो ना, तो इस तरीके की प्रोसेस को, जहाँ पे आपके अल्काइल क्लोराइड बनते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जी? इस प्रोसेस को ग्रोव प्रोसेस बोला जाता है। देखो ग्रोव्स प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है, ग्रोव्स प्रोसेस। और ग्रोव्स प्रोसेस में हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? देखो ग्रोव्स प्रोसेस क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को HCl के साथ क्या करते हैं जी? रिएक्ट कराते हैं। लेकिन हमने क्या देखा था? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि यहाँ पे जनरेट होने वाला इंटरमीडिएट क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। तो रेट को इनहेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं जी? यहाँ पर रेट को इनहेंस करने के लिए हम एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हैं। और जब एनहाइड्रस ZnCl2 इस प्रोसेस में यूज करते हैं ना, तो उस तरीके की प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? ग्रोव्स प्रोसेस बोल दोगे। क्या बोल दोगे जी? ग्रोव्स प्रोसेस बोल दोगे। जब तक ये एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं था, तब तक तो ये क्या थी? नॉर्मल क्लोरीनेशन रिएक्शंस थी, और इनके रेट क्या थे? बहुत स्लो थे। लेकिन जैसे ही आप ZnCl2 यहाँ पे ऐड करते हो, रेट क्या होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी के बढ़ जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ग्रोव्स प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। इस क्लोरीनेशन की प्रोसेस को आप फिर क्या बोल दोगे? जब आप ZnCl2 यूज कर रहे हो तो उन्हें ग्रोव्स प्रोसेस बोल दोगे। लेकिन बात सुनो, ये जो ग्रोव्स प्रोसेस है ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। टर्सरी तो खुद ही गए हैं, बहुत फास्ट है, उनको किसी के कैटालिसिस की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। अब आप इतना समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर को, जो कि यहाँ पे अभी हमने क्लोरीनेशन पढ़ा है। अब हम क्या करते हैं जी? ब्रोमिनेशन पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने HCl के साथ सारी की सारी रिएक्शन कराई थी। अब देखो जी, HBr के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं ना, तो सेकेंडरी और टर्सरी आपके अल्कोहल होते हैं, वो तो क्या करते हैं? डायरेक्ट क्या देते हैं? ब्रोमाइड, अपना अल्काइल ब्रोमाइड दे देते हैं। अगर मैं बात करूँ ना कुछ इस तरीके से, CH3 और यहाँ पे क्या है? CHOH है, ठीक है। यहाँ पे CHOH है, कुछ इस तरीके से मैं इसे लिख लेता हूँ, CHOH है, ठीक है। जब आप इसे HBr के साथ ट्रीट करते हो, HBr के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट हमें क्या मिल जाता है जी? डायरेक्ट हमें क्या मिल जाता है? CH3 CH और यहाँ पे Br। इसी तरीके से जब आप टर्सरी के साथ रिएक्शन कराओगे ना, कुछ इस तरीके का, आप जब इस तरीके का आप अल्कोहल लोगे, CH3 और यहाँ पे लिया आपने OH, तो आप जब यहाँ पे HBr ऐड करोगे ना, तो आपको क्या होता है? डायरेक्ट क्या मिल जाता है? यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिल जाता है CH3 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? डायरेक्ट यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाती है। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ अगेन क्या होती है? यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से जनरेट होने वाला जो प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है ना, वो क्या होता है जी? लीस्ट स्टेबल होता है। इसलिए उनके लिए जो होती है ना, यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वो कार्बोकेटायन की ओर को जाती ही नहीं, क्योंकि वो इतनी अनस्टेबल स्टेट है कि वहां पे सोच लो कि ये एक हिसाब से बर्बाद हो जाएंगे अल्कोहल्स वहां पहुंचते पहुंचते। तो यहाँ पे क्या चाहिए होता है हमें? अगेन कैटलिस्ट की जरूरत होती है। कैटलिस्ट क्या करता है जी? उसका पाथ क्या कर देता है? रेंडर कर देता है। पाथ क्या कर देता है? उसका बदल देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें, जब हम HBr से ब्रोमिनेशन कराते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी की, तो वो तो बहुत इजीली हो जाती है। लेकिन प्राइमरी का कराने के लिए हमें वहां पे क्या करना पड़ता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ता है, वो भी कैटालिटिक अमाउंट में। ये ध्यान रखना है, फ्यू ड्रॉप्स लेनी है इसकी। अगर आप ज्यादा ले लोगे तो वहां पे डिहाइड्रेशन हो जाएंगी। डिहाइड्रेशन होके यहाँ पे आप क्या जनरेट कर लोगे? डिहाइड्रेशन। कुल मिला के डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? कि आप वहां से पानी को निकाल ले रहे हो। अगर आप इस मॉलिक्यूल में से पानी को निकाल लोगे ना, तो H2O आप निकाल रहे हो, एक OH आपने यहां से निकाल लिया, एक H आपने यहां से निकाल लिया। तो कुल मिला के आपका फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे? C2H4 प्लस H2O, ठीक है। ये आप जनरेट कर दोगे, तो कुल मिला के C2H4 क्या होती है आपकी? इथीन होती है। आपने यहाँ पे अल्कीन जनरेट कर दोगे। कब? जब आप इसे एक्सेस में ऐड कर दोगे, इस H2SO4 को एक्सेस में ऐड कर दोगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपने कैटलिस्ट तो यूज किया कंसंट्रेटेड H2SO4 ब्रोमिनेशन के लिए, लेकिन ये क्या होना चाहिए? कैटालिटिक अमाउंट में होना चाहिए, या क्या होनी चाहिए? इसकी बहुत कम आप अमाउंट लोगे। कैटालिटिक अमाउंट का मतलब क्या है? बहुत कम अमाउंट में आप इसे यूज करोगे। अगर आप इसे एक्सेस में यूज करते हो, तो ये यहाँ पे क्या कर देता है जी? ये यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर देता है। डिहाइड्रेशन कर देता है, पानी को क्या कर देगा? वहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा। और ये जो रिएक्शंस है ना, इनको हम बाद में स्टडी करेंगे, जहां पे हम अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल की स्टडी करेंगे। ओके, अब देखो जी, जैसे हमने अल्काइल ब्रोमाइड पढ़ लिया, अब हमें अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन भी पढ़नी पड़ेगी। तो देखो जी, आप क्या करते हो? जब HI के साथ क्या करते हो? HI के साथ जब रिएक्शन कराते हो ना, यहाँ पे
ये देखो मिथेनॉल की रिएक्शन भी आप कराते हो तो ये भी क्या करता है जी, यहाँ पे प्रोडक्ट दे देता है। क्यों? देखो यहाँ पे तो आपका 0 डिग्री कैटायन बनना चाहिए था, लेकिन देखो जो आपके आयोडाइड आयन थे ना, उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या थी भाई, मैक्सिमम थी। तो ये यहाँ पे कार्बोकेटायन बनने का वेट ही नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे जी, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू डायरेक्ट प्रोडक्ट दे देंगे। तो आपको अभी तो इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो आपकी HI की न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, इस आयोडाइड माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ये क्या है जी, मैक्सिमम है अमंग दीज 3। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी मैक्सिमम है, इसलिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन HI की एक और खास बात होती है भाई, HI क्या होता है ना, अल्टीमेट सोर्स ऑफ रिडक्शन होता है, कि कोई भी चीज इसके सामने ले आओ ये क्या कर देगा, उसका रिडक्शन कर देगा। लेकिन कब, जब इसको इसका पार्टनर मिल जाएगा। कौन है इसका पार्टनर, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस। अब देखो जी यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसे, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये क्या है जी, डेडली कॉम्बिनेशन है किसका, रिडक्शन का। ये क्या करता है, यहाँ पे रिडक्शन करवाता है, रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन जब मैं बोल रहा हूं ना, इसने यहाँ पे क्या किया, ये अल्कोहल था, इसको यहाँ से क्या कर दिया, क्लीव कर दिया OH को, और किस में जनरेट कर दिया, यहाँ पे H लगा दिया। इसी तरीके से आप कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पे कुछ भी मॉलिक्यूल ले लो, मान लो आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके का मॉलिक्यूल लिया, इस तरीके का मॉलिक्यूल लिया, तो देखो जैसे ही आप इसमें क्या डालोगे, HI ऐड करोगे और यहाँ पे रेड फॉस्फोरस ऐड करोगे और थोड़ा सा क्या करोगे, इसे हीट करोगे, तो इसको फुल्ली रिड्यूस कर दोगे। पहले तो आपका क्या जनरेट होगा जी, यहाँ पे आपके चारों पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच होगा, चारों अल्कीन्स पे। लेकिन ये यहाँ पे भी नहीं रुकता, क्योंकि ये क्या है जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्या है, रिडक्शन है। तो ये इसके बाद क्या करेगा ना, इस बॉन्ड को भी क्या कर देगा, क्लीव कर देगा, इस बॉन्ड को भी क्लीव कर देगा। क्योंकि अभी भी देखो आपका जो सल्फर होगा ना, सल्फर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा रही होगी, तो पक्का ही ये यहाँ पे +1, अपने पे -1, यहाँ पे -1, इस पे +1, ऐसे कुछ चार्ज कर रहा होगा। तो ये अभी भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, तो इसको फर्दर ये क्या करता है, रिड्यूस करके यहाँ पे इसका हाइड्रोकार्बन दे देगा, CH3। कुल मिला के यहाँ पे ब्यूटेन गैस को ये क्या कर देगा, रिलीज करवा देगा। तो HI इतना क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है भाई। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग रिएजेंट का काम कब करेगा, जब आप इसे रेड फॉस्फोरस के साथ यूज करोगे। अगर आप इसे सिर्फ HI को रिफ्लक्सिंग कंडीशन में यूज करते हो तो ये क्या करेगा, वहां पे आयोडीनेशन करवाने का काम करेगा, अल्कोहल्स को वहां पे क्या करेगा, अल्कोहल OH ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर देगा I से। लेकिन अगर आप इसको रेड फॉस्फोरस के साथ यूज करते हो HI को, तो वहां पे क्या करेगा, कंप्लीट रिडक्शन करवाने का काम कर देगा भाई। और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनकी मैकेनिज्म। अब देखो जी मैकेनिज्म, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो तरीके से जा सकती है। एक तो हो सकती है अपनी SN1 मैकेनिज्म और एक हो सकती है यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म। अब देखो जो आपके प्राइमरी अल्कोहल होते हैं ना, प्राइमरी अल्कोहल में देखो जनरली आपका क्या होता है, यहाँ पे RCH2OH, कुछ इस तरीके से। देखो ये कभी भी अगर इस तरीके का कार्बोकेटायन देंगे RCH2H, ठीक है, अगर ये इस तरीके का कार्बोकेटायन देंगे तो ये कार्बोकेटायन क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल। और अगर मैं टर्सरी अल्कोहल्स की बात करूं, यहाँ पे R और यहाँ पे OH, अगर ये यहाँ से OH, इस OH को लूज कर देते हैं और कुछ इस तरीके का कार्बोकेटायन देते हैं, तो ये क्या होते हैं जी, मोस्ट स्टेबल होते हैं। टर्सरी वाले आपके, टर्सरी वाले कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो यही चीज अब देखो जी, जो यहाँ पे मैकेनिज्म चलती है ना, पहले आप इस मैकेनिज्म को देखिए, SN1 मैकेनिज्म को। SN1 मैकेनिज्म में होता क्या है ना आपका, देखो ये जो HX है ये तो सब में किस में ब्रेक होगा, H+ और X-, ये तो आपको बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, दोनों ही केसेस में क्या होगा, प्रोटोनेशन का स्टेप होगा। प्रोटोनेशन का स्टेप हो गया, OH2 एक बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, OH एक बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, जो कि क्या है OH2+ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, SN2 में होता क्या है ना, ये बॉन्ड यहाँ से क्या करता है, लीव कर जाता है और यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट कर देता है। और यही क्या होता है जिसका स्लोएस्ट स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पे जनरेट होने वाली जो स्पीसीज है वो रिलेटिवली क्या रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। तो ये क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है, और यही क्या है जी, इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। अब आप मुझसे बोलिए, क्या कभी ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये क्या कभी इस पाथ को फॉलो करेंगे, कभी इस पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। इस पाथ को फॉलो कौन करेगा, आइदर आपके टर्सरी तो हमेशा इस पाथ को फॉलो करेंगे, कभी कभार आपके सेकेंडरी भी इस पाथ को फॉलो कर लेंगे, एक बार बोलेंगे यार। अब देखो जैसे ही ये कार्बोकेटायन जनरेट होगा ना, उस पर क्या है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हेलोजन क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब देखो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखने जाऊँ ना, यहाँ से इसका
रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या है जी, ये वाला स्टेप क्या है इसका, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इसमें कहीं भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्या, न्यूक्लियोफाइल कभी कहीं भी इस स्टेप में नहीं, इसके अगले स्टेप में क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, रेट क्या रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा होगा किसके, कंसंट्रेशन के, R3COH, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन के, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रही होगी इसकी कंसंट्रेशन के, एक बार बोल देंगे यार। तो यहाँ पे क्या है अपना, ये जो मैकेनिज्म होती है ना, रेट को मैं कुल मिला के यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, अल्कोहल की पावर 1। तो ये क्या है जी, आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है। कैसी है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए SN1 का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिमोलिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहां पे देखोगे ना, यहां पे आपका क्या है, ये यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोनेशन होती है, और उसके बाद देखो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा इस तरीके की रिएक्शन देते हैं। ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल्स की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं कर सकते, तो ये तुरंत क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से जो हलाइड होता है ना, इस लिविंग ग्रुप के पीछे अटैक कर देता है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, ये ब्रेक हो रहा है और ये फॉर्म हो रहा है। ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पे, साइमल्टेनियसली होते हैं, कोई कार्बोकेटाइन जनरेट होता ही नहीं है। तो इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, और आपको क्या जनरेट होता हुआ दिखता है यहाँ पे, अल्काइल हलाइड कुछ इस तरीके से जनरेट होता हुआ दिखता है। तो आपके प्राइमरी अल्कोहल ये वाली मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर से जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है जी, यहाँ पे का स्लो स्टेप होता है या रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, RDS होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि आपका रेट क्या रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा होगा किसके, इसकी कंसंट्रेशन के और इसकी कंसंट्रेशन के। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अल्कोहल की कंसंट्रेशन के इंटू आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं जी, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो दोनों की पावर 1 है, और ओवरऑल रेट क्या हो गया जी, यहाँ पे 2 हो गया, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोला जाता है। ओके, तो देखो कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि आपकी प्राइमरी अल्कोहल क्या देंगी जी, हमेशा SN2 देंगी, टर्सरी अल्कोहल आपकी क्या देंगी, हमेशा SN1 देंगी, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी क्या देंगी, SN1 रिएक्शन देंगी। लेकिन कभी कभार वो क्या करती है, SN2 देती हैं, उनको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। ओके, वो सॉल्वेंट और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, बाकी वो सारी चीजें यहाँ पे हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो जी, यहाँ पे हमने ग्रोव्स प्रोसेस डिस्कस की थी ना, तो ग्रोव्स प्रोसेस में हमने क्या बोला था कि ZnCl2 क्या करोगे आप, यूज करोगे। तो ZnCl2 करता क्या है ना, देखो वहां पे क्या था, आप प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए क्या यूज करते, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए आप देखेंगे भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए आप क्या यूज कर रहे हो भाई, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए आप ZnCl2 यूज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आपका ये लिविंग ग्रुप इतना बढ़िया नहीं होता है, तो ZnCl2 फर्दर क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ चिलेट करता है कुछ इस तरीके से Cl2, क्योंकि इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और ये अपना लोन पेयर इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में देता है, और इस पे क्या होता है जी, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ZnCl2 के साथ चिलेट करते ही क्या हो जाता है, बहुत अच्छे क्या हो जाएंगे, लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो रेट होंगे ना, वो क्या होंगे, ड्रास्टिकली इंक्रीज होंगे। यही सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। अब देखो उसके बाद जो मेन पॉइंट है ना आज का, वो ये वाला पॉइंट है भाई, कि यहाँ पे क्या होता है ना, आपका अल्किल हलाइड जो डिराइव होते हैं, अगर वो क्या होते हैं, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है ना कार्बोकेटाइन में, तो वो रीअरेंज हो जाते हैं। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और एक और चीज याद रखनी है आपको, कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ये जो आपने जिंक क्लोराइड लिया था ग्रोव्स प्रोसेस में, ZnCl2 लिया था, अगर वो क्या करते हो आप लो रखते हो, तो वहां पे रिएक्शंस SN2 पाथवे से जाएंगे। SN2 पाथवे अभी हमने डिस्कस किया था, जहां पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू वहां पे मैकेनिज्म जाती है। और ये भी ध्यान रखना है कि ग्रोव्स प्रोसेस टर्सरी अल्कोहल्स के लिए नहीं थी, तो टर्सरी अल्कोहल तो हमेशा किससे जाएंगी जी, हमेशा किससे जाएंगी, आपकी SN1 से जाएंगी। ओके, अब देखो भाई, इतना सब कुछ हम कर चुके हैं, एक ये थर्ड पॉइंट समझना आज के लिए रह गया, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश कर देंगे। तो एक बार देखिए यार, यहाँ पे कुछ इस तरीके का अगर मैं आपको अल्कोहल दे दूं, CH3 और यहाँ पे क्या लिखा है जी, CH2OH लिखा हुआ है। क्या लिखा है, CH2OH लिखा हुआ है। इसे बोला जाता है नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, H+ के साथ जब रिएक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन जनरेट कर देगा, और -H2O लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल गया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हुआ जी, कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। तो ये लो जी, CH3 और CH2 प्लस। अब देखो ये क्या है जी, एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रीअरेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके नेक्स्ट वाली पोजीशन पे अगर कभी भी हाइड्रोजन या मिथाइल हो, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन और मिथाइल, इथाइल कभी भी शिफ्ट नहीं होगा, आइदर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और या फिर क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। ये अपने क्या करेगा ना, दो के दो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, क्या करेगा यहाँ से ले लेगा, तो मिथाइल माइनस बन जाएगा और मिथाइल माइनस क्या कर देगा, यहाँ पे अटैक करेगा। इसे बोला जाता है 1-2 शिफ्ट, 1-2 अल्काइल या मिथाइल शिफ्ट बोल दोगे, 1-2 मिथाइल शिफ्ट। और इस शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं इस कर्ली एरो से या कर्ली डैश से, ठीक है। अब देखो ये 1-2 मिथाइल शिफ्ट है, ठीक है, 1-2 मिथाइल शिफ्ट। अब देखो इसके बाद आपका कैसा कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये क्या था आपका CH3, यहाँ पे आपका C, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH2 और इस पे क्या आ गया जी, मिथाइल ग्रुप आ गया, या इसे आप CH3 लिख लो। और यहाँ पे क्या हो गया, आपका कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। अब देखो ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये कैसा है जी, टर्सरी कार्बोकेटाइन है, टर्सरी कार्बोकेटाइन है। अब देखो ये क्या था, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन था, तो अनस्टेबल से स्टेबल की ओर को मूव कर जाता है और अपने जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन से आइदर क्या ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा अगर वहां पे प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या ले लेगा, मिथाइल ले लेगा। तो मिथाइल ले लिया इसने, 1-2 मिथाइल शिफ्ट करके क्या जनरेट कर दिया यहाँ पर, टर्सरी अल्कोहल ना, टर्सरी आपका कार्बोकेटाइन जनरेट कर दिया। इसके बाद देखो जो H है इसके साथ इसका काउंटर आयन भी रहा होगा X माइनस, तो X माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो इस पे ही अटैक करेगा क्योंकि ये क्या है आपका मोर स्टेबल है। तो आपका क्या जनरेट हो जाएगा जी, CH3 CH, यहाँ पे C, इस पे क्या है जी CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो इन्हीं को क्या बोला जाती है, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बोला जाता है। तो देखो इस रीअरेंज कार्बोकेटाइन से क्या जनरेट हुआ आपका, ये वाला आपका हलाइड जनरेट हुआ। और यही क्या होते हैं जी, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। तो जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा ना आपको, तो फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन से आपको कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपने उसे पहले किसमें रीअरेंज करना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज करना है। और मोर स्टेबल भी सिर्फ इसकी अल्फा पोजीशन से, सिर्फ इसकी अल्फा पोजीशन से अगर हो सकता है तो ही करना है, वरना नहीं करना है भाई। तो इस तरीके से यहाँ पर रीअरेंजमेंट होंगी और रीअरेंजमेंट के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, वो क्या होंगे, मेजर प्रोडक्ट होंगे। और यहाँ पे जो डायरेक्ट आपका X माइनस अटैक करेगा, ये जो आपका प्रोडक्ट जनरेट होगा वो क्या रहा होगा जी, माइनर प्रोडक्ट रहा होगा। अब आप समझिए होंगे। तो देखो ये जो भी रिएक्शन थी ना, जो भी कार्बोकेटाइन से जाने वाली रिएक्शन है, उनमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो मेजर प्रोडक्ट विल बी अल्काइल हैलाइड डिराइव्ड फ्रॉम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ पे होगा और रीअरेंजमेंट क्या करता है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की ओर को आपको ले जाएगा। और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जैसे ही बनेगा, वहां पे आपका X माइनस या जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वहां पे, वो उस कार्बोकेटाइन पे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे अटैक करके रीअरेंज आपका क्या कर देगा, रीअरेंज प्रोडक्ट को एज अ मेजर प्रोडक्ट आपके सामने क्या करेगा भाई, प्रस्तुत करेगा। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई कहानियों के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।